विभव मापी का सिद्धांत बता दिया था मैंने आपको कि भाई क्या होता है हमारे वहां विभव मापी में दो सेल होते हैं, एक ज्ञात सेल और एक अज्ञात सेल। तो यहाँ पर अज्ञात सेल की तुलना किससे करते हैं बच्चों? ज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से करते हैं। अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना किससे करते हैं बच्चों? ज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से। तो ज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से तुलना करके अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको? विभव परवणता। आपको बताया था मैंने कि आपका जो विभव मापी तार होता है AB, उसकी लंबाई कितनी है L। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर या विभव पतन। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर या विभव पतन। तो विभव मापी तार के एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं? बोलो। विभव परवणता। विभव मापी तार के एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन को क्या कहेंगे बच्चों? L लंबाई में कितना विभव उत्पन्न हो रहा है बच्चों? V। तो एकांक लंबाई में कितना होगा? V/L। तो विभव मापी तार के प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न विभव पतन को क्या कहते हैं? विभव परवणता। और किससे व्यक्त करते थे? X से। मैंने सोल्व किया था उस दिन, तो ये दो फॉर्मूले आगे थे, याद करो आप। एक फॉर्मूले में R/L था, और जब रो वाले सूत्र से रो बराबर RA/L, इस सूत्र से R/L का मान निकाल लिया तो कितना आ गया था? ρ/A आ गया था ये मान आने के बाद अब अपन यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, ध्यान रखना। मान लेते हैं, माना जो हमारा ज्ञात सेल, पता है ना ज्ञात सेल कौन सा था? 0 वाला का आंतरिक प्रतिरोध तथा जो धारा नियंत्रक था, आंतरिक प्रतिरोध कितना था? R। तथा दूसरा कौन था? धारा नियंत्रक। पास में कौन था उसके? धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक किससे व्यक्त करते थे? R डैश। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध यानी कौन? R डैश शून्य हो। तो मैंने क्या कर लिया? माना कि आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध दोनों ही क्या हो? शून्य हो। तो बोलो समीकरण 3 से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने स्मॉल r और r डैश दोनों को क्या ले लिया बच्चों? शून्य। तो जाओ समीकरण 3 में बताओ क्या मिलेगा? x बराबर E0 अपॉन, ये दोनों जीरो हो गए, r अपॉन l। बोलो r से r कट गया, बोलो कितना आ गया? E0 अपॉन l। एक फॉर्मूला ही आ गया। अगर मैं यही कंसेप्ट कहां लगाऊं बच्चों? समीकरण 4 में। अगर ये कंसेप्ट कहां लगाऊं बच्चों? समीकरण 4 में। तो कितना आएगा बताओ? 4 में चले, x बराबर E0 बटे ये दोनों जीरो, तो क्या आ गया? r डॉट रो अपॉन a आ गया बच्चों। बोलो E0 का मान क्या होता था? E0 का मान क्या होगा यहाँ पर? बोलो ओम जी के नियम से V बराबर क्या होता? IR। तो E0 याद करो मैंने क्या लिखा था, ऐसे देखो आप, E0 I का मान क्या लिखा था, याद है ना? ये लिखा था। अगर इन दोनों को जीरो ले लूं मैं, तो I का मान क्या बनेगा? तो बोलो E0 बराबर क्या है? IR। रख दो E0 का मान IR। बोलो R से R कैंसिल, I अपॉन 3। बोलो ये आ गया नहीं आ गया? x इजिकल टू कितना आ गया? I रो अपॉन a। ये कहलाता है बच्चों x जिसमें E0 और L आ रहा है, और ये कहलाता है x जिसमें I रो अपॉन क्या आ रहा है? a। इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों प्रत्यक्ष सूत्र। और इस फॉर्मूले को बोलते हैं अप्रत्यक्ष सूत्र। प्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साफ पता लग रहा है कि यहाँ विभव जो प्रवणता है वो लंबाई L के क्या है? व्युत्क्रमानुपात है। और इसमें जो दिख रहा है आपको x I के समानुपाती है। रो तो कांस्टेंट होती है प्रतिरोधकता, और x देखिए क्या है? व्युत्क्रमानुपात। ये दोनों चीजें हमें सीधे नजर नहीं आती है, लेकिन लंबाई तो हम सीधा देख सकते हैं।
तो बच्चों याद रखना, विभव प्रवणता प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? लंबाई। और कैसे निर्भर करती है? लंबाई L के क्या होती है? व्यस्कर मान। जितनी ज्यादा लंबाई लोगे विभव प्रवणता का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? धारा के समानुपाती। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या होती है? यही सिद्धांत है। देखो सिद्धांत कैसे बना, ध्यान से देखना अच्छी तरह से। ये विभव मापी तार है AB, इसके एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन आपने निकाल लिया, बोलो कितना आया? x। क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने उसका भी? E नॉट L। तो यहां से x बराबर सिंपल क्या लिख सकते हैं? विभवांतर बटे लंबाई। तो बोलो v बराबर कितना आ गया? x। विभव मापी से आप क्या ज्ञात करते हो? कौन बताएगा? विभव मापी से क्या ज्ञात करते हैं हम? बताओ भाई, बोलो। विभव या विभवांतर ज्ञात करते हैं ना विभव मापी से। विभव मापी से क्या ज्ञात करते हैं? विभव या विभवांतर। एक्स क्या है? जैसे आपको मैंने हमेशा बार बार में एक ही एग्जांपल समझा, एक बॉक्स के अंदर 10 पेन रखे हैं, सामने वाले को 2 पेन देने, आप दुकान है आपकी, आपके एक बॉक्स में कितने पेन रखे? 2। सामने वाले को कितने पेन देने? 2। तो बोलो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? बताओ। 2 पेन देने के लिए क्या पता होना चाहिए? बताओ ना भाई, सीधी सी बात। अरे एक पेन का रेट पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक पेन का रेट पता होना चाहिए ना। बोलो आपको क्या निकालना है? विभवांतर। बोलो पहले आपने क्या निकाल लिया? एक्स। बोलो एक्स क्या है? एकांक लंबाई में विभव की मात्रा। तो आपको एक्स पता लग गया। और जिस लंबाई पर आपको संतुलन मिलेगा, जैसे मान लो मुझे यहाँ संतुलन मिला, तो उस लंबाई को गुणा कर लेंगे, बोलो विभव का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एक्स से संतुलन की लंबाई को गुणा कर दो, बोलो क्या आ गया? विभव। और यही विभव मापने का सिद्धांत। आएगा समझ? यही विभव मापी का क्या है बच्चों? सिद्धांत है। तो विभवांतर v बराबर क्या आ गया? एक्सएल। अब बार बार मैं यही टॉपिक यूज करूंगा, v बराबर एक्सएल। यही विभव मापी का क्या है? सिद्धांत है। x का मान पता करो, जहां संतुलन की लंबाई मिल रही उससे गुणा करो, बोलो विभवांतर का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आपको इतना ही पूरा बड़ा सिद्धांत करना है। अगर एक नंबर पे बोर्ड पे पूछे तो एक लाइन लिख देना कि विभव मापी में अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना ज्ञात सेल के विभव विद्युत वाहक बल से की जाती है। यही विभव मापी का सिद्धांत है। डिटेल में जाना है तो पूरा करना पड़ेगा कि माना विभव मापी तार है जिसमें धारा बह रही है, धारा बहने पर वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। एल लंबाई में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? वी। तो एकांक लंबाई में कितना होगा? एक्स बराबर वी अपॉन एल। तो बोलो यही सिद्धांत बन गया निगम के एक तरह से। यहाँ 2 फॉर्मूले आए, इनमें से एक फॉर्मूला प्रत्यक्ष है और एक फॉर्मूला क्या है? अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से विभव मापी तार के विभव प्रवणता बोलो किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर। और अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? आई और ए पर। किस पर निर्भर करती है? आई और ए पर। ठीक है भाई, चलो फटाफट से फोटो ले लो। सर। सर। हाँ बोलो। सर एक कैपिटल एल लंबाई पूरे तार की है या जहाँ संतुलन मिलेगा वहां है? नहीं, ये तो कैपिटल एल लंबाई, देखो सुनो, ध्यान से सुनना। ये वाली कैपिटल एल लंबाई तो पूरे तार की है जब अपन विभव प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो इस वाले फॉर्मूले का यूज तो किसके लिए करेंगे? विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए। फिर जब v का मान ज्ञात करना होगा तो ये वो लंबाई है जहां संतुलन मिले।
आ गया समझ में? तो सर इसको स्मॉल लिख सकते हैं क्या? हाँ स्मॉल ए लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, तो फॉर्मूले में कैपिटल ला रहा तो लिख दिया मैंने से। अभी मैं आपको इसका विभव मापी की कार्यविधि बताऊंगा, वहां बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है ना? अभी कार्यविधि पढ़ेंगे। ठीक है सर। अभी मैं दो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। एक टॉपिक तो है जिसमें हम विभव मापी का मानकीकरण करते हैं, उसको पढ़ेंगे, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा, तो पहले ध्यान से समझो। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों विभव मापी की कार्य। अभी तक हमने वो कंसेप्ट नहीं समझा कि जिसमें विभव मापी की परिभाषा आती है। क्या परिभाषा थी बताओ? ऐसा उपकरण जो मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना विभवांतर या विद्युत वाहक बल का शुद्धता से मापन करे। ये था। तो क्वेश्चन ये है कि बिना धारा ग्रहण किए, कोई मुख्य परिपथ है, उससे धारा ग्रहण किए बिना कैसे विभवांतर का मापन करेगा? तो ये समझोगे आप कहां पर? कार्य प्रणाली, विभव मापी की कार्यविधि। ध्यान से देखना भाई, ये आपका विभव मापी था, ये प्राथमिक परिपथ है, ये आपका कौन है? विभव मापी तार ए बी। ये वो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल तो हमें ज्ञात है। ये कुंजी की और धारा नियंत्रक आवेश। ये द्वितीयक परिपथ में अपन उस अज्ञात सेल को जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, ठीक है? और इसके साथ किसको जोड़ देते हैं? जो कि जे। तो मान लेते हैं हमें ई का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये प्लस और ये माइनस। सबसे पहले हम बच्चों कुंजी के में प्लग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कुंजी के में प्लग लगाएंगे। प्लग लगाते ही बोलो प्राथमिक परिपथ में कैसे धारा बहेगी? बोलो प्राथमिक परिपथ पूरा हो गया? नहीं हो गया? अब आप क्या करोगे? ये जो जोकी जे जुड़ी हुई है, इस जोकी जे को कहीं भी टच करोगे, जाके टच करोगे नहीं करोगे? तो कहीं भी अगर जोकी जे को आप टच करते हो तो उस बिंदु पर आपको टच करते ही विभव के दो मान मिलेंगे। उस बिंदु पर टच करते ही विभव के दो मान मिलेंगे, एक ज्ञात सेल के कारण और एक अज्ञात सेल के कारण। जब तक टच नहीं कर रहे थे तब तक तो यही धारा थी और यही विद्युत वाहक बल था, लेकिन टच करते ही अब ये भी तो सेल रोल में आ गया। तो इस बिंदु पर आपको विभव के दो मान मिलेंगे, एक तो ज्ञात सेल के कारण और एक अज्ञात सेल के कारण। इन दोनों के मध्य विभवांतर के कारण, पता है विद्युत वाहक बल विभव है, इन दोनों के मध्य विभवांतर होगा, उसी विभवांतर के कारण इस द्वितीयक परिपथ में क्या बहेगी? धारा। क्या बहेगी बच्चों? धारा। तो मैं भी फिलहाल शॉर्ट में लिख देता हूं। हमें विभव के दो मान मिलता है, एक किसके कारण बोलो? ज्ञात सेल के कारण। जैसे ज्ञात सेल कौन है बच्चों? E0। और एक दूसरा किसके कारण मिलता है? अज्ञात सेल के कारण। और अज्ञात सेल के कारण क्या मिलता है? E। तो ज्ञात सेल के कारण E नॉट, अज्ञात सेल के कारण T। इन दोनों के मध्य कंपटीशन होगा बच्चों, ये दोनों लड़ेंगे यहाँ इस तार पर, जंग का मैदान है, बता था मैंने, ये लड़ाई का मैदान है, यहाँ ये दोनों लड़ेंगे। ये हमारे हमारा हमारा योद्धा है, इसको हमेशा फिक्स रखेंगे और ये लड़ने आएगा। इन दोनों के बीच विभव का जो अंतर बनेगा उसी के कारण इस द्वितीयक परिपथ में क्या बनेगा? तो बच्चों मैं जो की जे को तीन जगह रख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं जो की जे को रख रहा हूँ बच्चों बी बिंदु पर। कहा रख रहा हूँ बच्चों? बी बिंदु पर। मान लेता हूं ए से बी की जो लंबाई है वो है L1। कितनी बच्चों? L1। सबसे पहले मैं कौन सा बिंदु ले रहा हूं बच्चों? बी बिंदु ले। मैंने जो भी जगह टच किया, टच करते ही मैंने देखा धारामापी में क्या आ गया? विक्षेप। बोलो धारामापी में विक्षेप आएगा तो धारा बेरी, धारा बेरी इसका मतलब विभवांतर है। मान लेता हूं ए से बी की लंबाई कितनी है? बोलो L। अभी आपने क्या लिया बच्चों? यहाँ पर विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है? V बराबर मैंने बताया था XL।
तो मैंने कहा था सिद्धांत में एल कौन सी लंबाई है जो आप तार पर मापोगे, विभवमापी तार की लंबाई नहीं है ये, जो तार पर मापोगे। जैसे स्मॉल एल बन रहा है, बच्चे ने तो बता दिया स्मॉल एल, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है एल। तो बताओ ए बी के मध्य विभवांतर कितना है, बताओ इस सूत्र को देख के बताओ। विभव परिवर्तन कितनी है, बोलो लंबाई कितनी है L1, तो बोलो कितना बन गया XL। VAB बराबर कितना आ गया बच्चों, XL आ गया। अब बच्चों ये जो विभवांतर बना ये लड़ेगा किससे, E से। इन दोनों के बीच का कंपटीशन होगा इन दोनों। अभी बताओ आप लंबाई छोटी ले रहे हो कि बहुत बड़ी ले रहे हो, बताओ। छोटी ले रहे, लंबाई क्या ले रहे, बहुत छोटी ले रहे, तो पक्का ये VAB भी छोटा होगा। तो मान लिया, माना VAB का मान बहुत कम आ रहा है बच्चों, किससे, इस E से। क्योंकि लंबाई अपन को पता, कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भाई ये लंबाई कम है तो इसका विभवांतर भी कम होगा। और माना VAB का मान किससे कम है, इससे। तो बोलो जिसका विभव ज्यादा होगा वो किस पर कहलाएगा, उच्च विभव पर। जिसका विभव कम होगा वो किस पर कहलाएगा, निम्न विभव पर। बोलो धारा कहां से कहां बहती है, बताओ धारा कहां से कहां बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव। बोलो उच्च विभव से कहां जाती है बच्चों, निम्न विभव जाती है। तो बोलो धारा उच्च विभव से कहां बहेगी, निम्न विभव, यानी इससे कहां की ओर, विभव मापित तार की। तो देखो बच्चों इससे धारा यूं बहेगी, देख रहे हो परिपथ पूरा हो गया। और बहते ही धारा मापी में बोलो विक्षेप आएगा। जैसे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि धारा यूं बह रही है, तो धारा मापी में क्या आ गया बच्चों, किसी एक साइड पे आ गई विक्षेप आ गया बच्चों, ठीक है। हमें धारा मापी में क्या प्राप्त हो गया, विक्षेप। अब मैं जो की जगह उठा के बिल्कुल बच्चों कहां ले जाता हूँ, बिल्कुल लास्ट। इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, तो बच्चों बी तो दोबारा देंगे नहीं, इसको सी बोला। तो आपने कौन सा बिंदु लिया बच्चों, ये सी। यहाँ लिख दो वी से, है ना, वो ध्यान नहीं रखा बी का, ये वी से। अब मैं कौन सा बिंदु लेता हूँ बच्चों, डी। बिल्कुल एंड में लेगा, लास्ट बिल्कुल यहाँ 900 के आसपास। तीसरा सेकंड पॉइंट डी बिंदु ले, बोलो डी बिंदु लेंगे। अब जो की जगह कहां टच करेगा, डी पर। मान लेता हूं इस डी बिंदु की लंबाई है बच्चों L2। फालतू बहुत दूर चला गया, यहाँ ले लो, ऐसे ले लो सिंपल सा। बोलो लंबाई कितनी है बच्चों, L2। तो बताओ विभव मापी के सिद्धांत से एडी के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, XL2। बोलो होगा नहीं होगा, अरे सिद्धांत से लंबाई कितनी है L2। अभी बताओ ये लंबाई कितनी है, बहुत बड़ी है, देख रहे हो ना लंबाई कितनी है, बड़ी है कि छोटी है, बताओ बड़ी बड़ी है। तो सीधी सी बात VAD का मान क्या होगा, बहुत बड़ा। और इस बार माना VAD बड़ा हो गया, VAD ज्यादा भारी हो गया किससे, इससे। पहले VAD VAC कम था, तो VAD बड़ा हो गया किससे, इससे। क्योंकि VAD की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो VAD भारी पड़ेगा किस पर, ई पर। तो बोलो ये किस पर आ गया, उच्च विभव, और वो किस पर चला गया, निम्न विभव। बोलो विभवांतर बना नहीं बना, एक उच्च विभव है, एक क्या है, निम्न विभव है। बोलो विभवांतर आ गया। और अगर विभवांतर आ गया तो क्या बहेगी, धारा। और धारा कहां से कहां बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी VAD से उल्टा नीचे आएगी बच्चों धारा। तो बच्चों धारा कैसे बहेगी, ध्यान देना। पहले धारा यूं आ रही थी, अब देख लो इस ऊपर के तार से धारा कहां आएगी, नीचे बहेगी। बोलो धारा मापी में धारा यूं जाएगी और यूं जाएगी, तो धारा मापी फिर विक्षेप देगा। लेकिन इस बार जो धारा मापी विक्षेप देगा वो बोलो पहले के विपरीत दिशा में देगा, नहीं देगा। देखो पहले विक्षेप इधर आ रहा था, देखो धारा कैसे बह रही थी पहले यूं, अब धारा कैसे बह रही है, बोलो धारा मापी में विक्षेप अलग है नहीं है। ध्यान से देखो, आपने जब सी पर टच किया तो विक्षेप न्यू आया, आपने जब डी पर टच किया तो विक्षेप न्यू आया। अब आप यहां क्या करोगे, सी और डी के बीच में जोकी को घुमाओगे, जो टच करा करा के देखोगे, रगड़ना नहीं है जोकी जे को, है ना, जोकी जे को रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे टच कराओगे। और टच कराते कराते
टच कराते कराते, टच करके वो बिंदु ढूंढेंगे जहां जो कि जे को रखने पर धारा मापी में बोलो कितना विक्षेप आ जाए, शून्य। अरे टच करके वो बिंदु ढूंढेंगे जहां जो कि जे को टच करने पर धारा मापी में कितना विक्षेप आ जाए बच्चों, शून्य। एल, इसको क्या बोलते हैं सिंपल, L0 या LS। सिंपल आप तो LS बोल दो बच्चों, क्या बोल दिया, संतुलन की लंबाई LS। ठीक है भैया बोल दी। तो बताओ मुझे, मैंने तीसरा पॉइंट मैंने ढूंढा तो क्या मिला, ई बिंदु। बोलो ई बिंदु में ए व ई के मध्य विभवांतर कितना है, बताओ क्या बनेगा, बताओ बी ई बराबर XLS, यही बनेगा ना बच्चों, क्योंकि LS कौन है, संतुलन की लंबाई, बन गया। अब ये बताओ आप, पहले वाले केस में VAC छोटा था किससे, ई से, तब भी धारा बढ़ी। बाद वाले केस में VAD किससे बड़ा था, टी से, तब भी धारा बढ़ी। लेकिन अब इस केस में बोलो धारा नहीं बढ़ी, तो बताओ VAE का क्या होगा, ई के साथ संबंध, बताओ बोलो। दोबारा देखो, एक बार और समझो। पहले केस में VAC छोटा था, ई बड़ा था। दूसरे केस में VAD क्या है, बड़ा है, ई क्या है, छोटा है। दोनों केस में बड़े छोटे होने की वजह से क्या भाई, धारा। लेकिन इस केस में धारा नहीं बेरी, इसका मतलब VAE विद्युत वाहक बल ई के, बोलो क्या होगा, बराबर। बराबर। अरे कॉमन सेंस, धारा नहीं बेरी तो क्या होगा, बराबर होगा। तो संतुलन की स्थिति में अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ई, बोलो ए ई के मध्य विभवांतर के बराबर होगा नहीं, कॉमन सेंस ये कहता है, सीधी सी बात। समीकरण 1, समीकरण 2, तो बोलो समीकरण 1 व 2 से बोलो ई बराबर कितना है, XLS। ठीक है भाई, जो भी बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ कौन सा एल लेंगे, छोटा एल लेंगे, बड़ा एल लेंगे, अब आ गया भैया। अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर आया, संतुलन की लंबाई के बराबर, यानी ई बराबर कितना आ गया, XLS। यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, बोलो आपने अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल कौन से पॉइंट में ज्ञात किया, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीसरे में। तीसरे में। बताओ तीसरे में जब आपने देखा तो कि तीसरे में परिपथ में कोई धारा बह रही थी, इस बाहरी परिपथ में तीसरे केस में धारा का मान कितना, शून्य, कोई धारा नहीं बह रही। यानी आपने विद्युत वाहक बल का मापन उस स्थिति में किया है जब धारा मापी में विक्षेप कितना आ रहा है, शून्य, यानी धारा मापी में कोई धारा नहीं बह रही। यानी विभव मापी विद्युत वाहक बल का मापन उस स्थिति में करता है जब मुख्य परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं, बोलो मुख्य परिपथ से कोई धारा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बोलो उस समय इसने ई का मान इसके बराबर कर दिया, VAE। इसीलिए विभव मापी आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है, क्योंकि ये विभव का मापन उस स्थिति में करता है जब धारा मापी में कितना विक्षेप आता है, शून्य। और पूछे एग्जामिनर आपसे कि भैया विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, तो आप वो मेरा पूरा गाना गा ही दोगे उसके सामने, मामा मामा मामा। लेकिन एक लाइन में बताना हो तो सर आपको पता है ना हम कब मापन करते हैं, जब हम संतुलन की लंबाई नोट करते हैं। और संतुलन की लंबाई कब नोट करते हैं, जब धारा मापी में विक्षेप कितना आता है, शून्य। तो बोलो जब धारा नहीं बह रही तब हम विभव का मापन कर रहे नहीं करते, यानी मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना बोलो विभव का मापन कर रहे नहीं करते। यही बात होती है किसकी, विभव मापी। तो विभव का मापन उस स्थिति में करता है जब धारा मापी में विक्षेप कितना आता है, शून्य, यानी मुख्य परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं की जाती। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई विभव मापी की कार्य की। दोबारा देखो एक बार फटाफट से, मानक चित्रानुसार हमारे सामने ये विभव मापी है। हम जो कि जे को सबसे पहले तो कुंजी के में क्या लगाएंगे, श्री गणेश से अपनाएंगे। क्या है ये, श्री गणेश। ये काम तो सबसे पहले करना चाहते हैं। कुंजी के में प्लग लगाएंगे, प्लग लगाते ही परिपथ में क्या बहेगी, धारा। अब जो कि जे को कहीं भी टच कराए, टच कराते ही वहां विभव के कितने मान मिलेंगे, दो। एक ऊपर वाले सेल के कारण जिसे हम ज्ञात सेल बोल रहे हैं, एक नीचे वाले सेल के कारण जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अज्ञात सेल।
इन दोनों के कारण जो विभवांतर बनेगा उसके कारण इस द्वितीयक परिपथ में होकर क्या बहेगी बच्चों, धारा। इन दोनों में विभव का अंतर होगा तब क्या बहेगी, धारा। तो भाई सबसे पहले अपन जो कि जे को सबसे एक के पास नजदीक टच करा रहे हैं, सी पर टच कराते ही माना लंबाई कितनी L1 विक्षेप आएगा। ये चेक करने का भी तरीका है, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। सी बिंदु पर क्या किया आपने, टच कराया। बोलो AC की लंबाई कितनी है L1, तो बोलो VAC बराबर क्या आ गया XL। बोलो VAC छोटा है किससे, इससे, तो बोलो लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। बोलो विभवांतर के कारण क्या बहेगी, धारा। और धारा मापी में क्या प्राप्त होगा, विक्षेप। अब उसके बाद फिर कौन सा बिंदु लिया D, फिर AD के मध्य विभवांतर VAD बराबर क्या आ जाएगा XL। अब AD बड़ी लंबाई है तुम्हारा, इस बार ये इससे बड़ी है, फिर क्या बहेगी, धारा, क्योंकि अब ये बड़ा है। लेकिन अब धारा पहले के कहा बहेगी, विपरीत। देखो उधर टच किया तो विभवमापी विक्षेप कैसा है, इधर टच किया तो विभवमापी विक्षेप कैसा है, ये चेक करने का तरीका। जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो जो कि जे को टच करके देखना, पहले यहाँ फिर यहाँ, पहले 10 सेंटीमीटर के तार पर फिर 900 सेंटीमीटर के तार पर। अगर दोनों बार विक्षेप विपरीत आता है तो प्रैक्टिकल सही है, अगर दोनों बार विक्षेप एक ही साइड आता है तो प्रैक्टिकल क्या है बच्चों, गलत है। आपने वहां जो परिपथ जोड़ा जाड़ी की है वो सही नहीं किया। उसके बाद हम एक बिंदु ऐसा ढूंढेंगे जहां पर जो कि जे को रखने पर विभव मापी में कितना विक्षेप, सॉरी धारा मापी में कितना विक्षेप आता है, सुनने। इसे विभव मापी के संतुलन की स्थिति कहते हैं, तथा ई बिंदु की ए बिंदु से लंबाई को क्या कहते हैं बच्चों, संतुलन की लंबाई। इस स्थिति में AC के मध्य AE के मध्य विभवांतर का मान अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल E के तुल्य होगा। यानी E बराबर कितना आ गया, VAE, और VAE का मान कितना, XL। यानी आपने विभव का मापन उस कंडीशन में किया है जब धारा मापी में कितना विक्षेप आ रहा है बच्चों, 0। बस यही तो करना था हमें, मुख्य परिपथ से धारा ग्रहण किए बिना विभव का शुद्धता से मापन करना था। और ये कौन करता है, विभव मापन। फटाफट से फोटो खींच लो। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का क्या था बच्चों, मानकीकरण। पूछा जाता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि विभव मापी का मानकीकरण क्या होता है। विभव मापी का मानकीकरण, तो देखो विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान सुनना। विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, विभव मापी का मानकीकरण। आई बात समझ में। विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो अज्ञात सेल है उसके स्थान पर हम ज्ञात सेल जोड़ते हैं बच्चों। और वो कौन सा सेल होता है बच्चों, यहाँ पर मानक सेल। कौन सा सेल होता है बच्चों, मानक सेल। और मानक सेल को किससे व्यक्त करते हैं, ई से। विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अज्ञात सेल को हटा के यहाँ पर हम एक नए प्रकार का सेल जोड़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, मानक सेल। बच्चों मानक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है तथा हमें ज्ञात होता है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड सेल या मानक सेल। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है तथा जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है, वो लोग क्या कहलाता है, मानक सेल। बच्चों दो प्रकार के मानक सेल होते हैं हमारे यहाँ लैब में। जो हमें लैब में मिलता है वो होता है डेनियल सेल, और एक जो हमें लैब में नहीं मिलता लेकिन वो भी मानक सेल होता है, उसका नाम है वेस्टर्न कैडमियम सेल। वेस्टर्न कैडमियम सेल,
बच्चों आपको इनके विद्युत वाहक बल याद रखने, बोर्ड में इनके विद्युत वाहक बल पूछे जाते हैं। मानक सेल को अपन व्यक्त करेंगे ई स्टैंडर्ड से। इसका स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल फिक्स से बच्चों चेंज नहीं होता है, कितना होता है 1.08 वोल्ट। वेस्टर्न कैडमियम सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है बच्चों वो होता है 1.0186 वोल्ट। कितना होता है बच्चों 1.0186 वोल्ट। बच्चों यहाँ पर आपके पास कौन सा सेल लेना है, मानक सेल। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो क्या कहलाता है, मानक सेल। इनका विद्युत वाहक बल नियत रहता है, जैसे डेनियल सेल का कितना होता है 1.08 और वेस्टर्न कैडमियम सेल का कितना होता है बच्चों 1.0186। अब काम कैसे करते हैं, विभव परवणता कैसे ज्ञात करते हैं, आपको तरीका आता है। हमने यहाँ कौन सा सेल लगा दिया, मानक सेल। बोलो मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, ES। तो हम मानक सेल के लिए विभव मापी तार पर ज्योति जे की सहायता से, बोलो क्या करके, टच करके, टच करके, बोलो क्या करके, टच करके, टच करके संतुलन की स्थिति प्राप्त करेंगे। और माना हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई और इस बिंदु की ए बिंदु से लंबाई कितनी है, तो ES के लिए, ES यानी मानक सेल के विद्युत वाहक बल के लिए हमने संतुलन की लंबाई प्राप्त की और बोलो क्या बन गई वो LS। तो विभव मापी के सिद्धांत से, बोलो विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, V बराबर X है। बोलो V कौन है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल X और लंबाई कितनी मिल गई LS। तो यहां से X बराबर कितना आ गया बच्चों, बोलो ये हमें पता है 1.08 रख देंगे यहाँ पर। ये आपको पता है लंबाई जो भी मिलेगी जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य आएगा वो लंबाई नोट कर लेंगे, पैमाने लगे होंगे। बोलो दोनों की सहायता से किसका मान ज्ञात कर लेंगे, X का। किसका मान ज्ञात कर लेंगे, X का। तो विभव मापी की विभव परवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए हम अज्ञात सेल के स्थान पर एक ज्ञात सेल लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मानक सेल। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो और जो नियत रहता हो क्या कहलाता है, मानक सेल। फोटो ले लो बच्चों फटाफट से। डेनियल सेल और वेस्टर्न कैडमियम सेल दोनों क्या है, मानक सेल है। इसका विद्युत वाहक बल 1.08 है, इसका कितना है 1.0186। अब हम संतुलन की लंबाई प्राप्त करेंगे, माना कितनी आ रही है LS, ES बराबर क्या आ गया XLS। सोल्व करेंगे ये, ठीक है भैया। भैया कुछ बच्चों की फीस क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही जमा, तो आज मैं उन्हें इनएक्टिव कर दूंगा, या तो वो आगे होके कॉल कर दे मेरे को, जिनकी केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा है या तो आगे होके कॉल कर दे। फिर बाद में उनके पेरेंट्स का कॉल आता है सर आपने इनएक्टिव कर दिया बच्चे को, तो भैया मेरे को कॉल कर लेना आज आगे, ये तो मैं इनएक्टिव मार दूंगा आज, ठीक है ना।